नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, परिंदे। जी, हम लोग परिंदे कहानी को पढ़ेंगे, परिंदे कहानी के मूल पाठ को, जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। और ये दोस्तों हमें लग रहा है कि जो UGC नेट के पाठ्यक्रम में जितनी कहानियाँ थी उनमें से ये कहानी थोड़ी सी लंबी है बाकी कहानियों की अपेक्षा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कहानी परिंदे। और थोड़ा सा आप लोग इस कहानी में निरंतरता बनाए रहिए और हमारे साथ लगे रहिए। हम लोग मिलकर इस कहानी को समाप्त कर देंगे। कहानी बहुत मज़ेदार है लेकिन थोड़ी सी लंबी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को। और कहानी ऐसा शुरुआत होती है कि अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चटकानी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोज अप भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका ने स्वर में हल्की सी झिड़क का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। होटल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के निडर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों में जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता था। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने के दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका ने कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन फिर घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम की टाल मटोल करने के किस्से लड़कियों के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो गया। अंधेरे में लैंप घुमाते चारों ओर निगाहें दौड़ाई। एक कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे के सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया, या जैसे उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर आ गया। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई उसने अनुभव किया कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुआ। इस समय यहाँ आकर उसने उनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया था, लेकिन सब समय पतझड़ और गर्मियाँ का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता उसे कभी याद नहीं रहा था। चारों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। चोरों की तरह, सॉरी दोस्तों, चारों की तरह नहीं। उसके चेहरे पर तनाव ढीला पड़ गया था। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियां, उनकी आंखों उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसने अपने सम्मोह लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर को
झटक दिया। जूली ने तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियों न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तले बहुत घनी हो चली थी। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह रही थी। वहाँ से सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक रहा था। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह शरीर से बंधी है। उसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध की हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी, शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा सा और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी के रास्ते टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। और ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था, मतलब पीला टाइप पे। दोस्तों, यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर के होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही हूँ। आज इस वक्त ऊपर कैसा आना हुआ ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी के कंधों से छुआ दी। उसने पूछो, यही मुझसे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं? मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चाइकोस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहता तो पिछले साल हमने अभी जो गुनाह किए हैं उन्हें हम मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। चलिए, यह ठीक रहा फिर तो आप वैसे ही मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों पर पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी बड़ी दबी हुई नाक और छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद जब वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे, प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। इसलिए उन्हें स्कूल के होटल में एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन संबंध से सुनिश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले मैं एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ ना पाती। उसे लगता डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते। एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में काफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 दिन वर्षों यहाँ बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं। अंग्रेजी में भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई गई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लान की ओर देख रहा था। लतिका कमरे में 2 मोमबत्तियाँ ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया और फिर छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी से इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर तक फैली पहाड़ियों की घाटियों की सीटियों में गूंज छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा से एक सर्द खुशमी की महसूस होने लगी है। डॉक्टर का श्रृंगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। शिगार दोस्तों, सॉरी, श्रृंगार नहीं। और फिर
पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने। ह्यूबर्ट ने कहा, पिछले साल से मैं सुनता आ रहा हूँ फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेरफेर नहीं हुआ। डॉक्टर को फादर एलमंड का एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों की कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल के बच्चे बंद होने के दिन यहीं 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बाल रूम कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वापस घर की ओर आ रहे थे उन्हें दाईं ओर क्लब में लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे आ गए थे। मिस लतिका व मिस्टर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के बीच कुछ ठहर गया। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी के गर्म बूंदें उनकी साड़ी पर छलक गई। अंधेरे में कहीं किसी ने नहीं देखा। लतिका के चेहरे पर उनका उनीदा रीतापन घिर गया। अगला कहानी आगे बढ़ता है। हवा के झोंके से मोमबत्तियाँ की लौ फड़कने लगी। छत से भी उसी काठगोदाम जाने वाली सड़क पर यू रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हैंडलाइट्स आसपास फैली हुई झाड़ियों का दीवार सरकती हुई गायब होने लगी थी। मिस लतिका, आप इस साल की छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोपा का नॉकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे फिसलता हुआ धीरे छत से अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही है। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ चोटियों के परिंदों की झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़ जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा। धागे की बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह एक लंबी टेढ़ी कतार में उड़े जा रहे थे, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे विचित्र शहरों की ओर, जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही थी, और लतिका सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी हो रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पुपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ और जरा सी बात पे चिढ़ जाना, करकश समाज में चिखना, सब उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हुबहू वैसी ही बन जाएगी और फिर सब उसे ओल्ड मैन कहकर दोस्तों लतिका समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसे किसी गलीच वस्तु को छू लिया। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी भी बीती नहीं। अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। और दोस्तों, ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आई थी, केवल ममता। वह चाहती थी कि उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोक रही थी। उसके कारण उसे पर विश्वास रहता। उसके सुख भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रही, न स्वयं मिटती न उसे मुक्ति दे पाती। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए वह चल गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेटलमेंट। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम धुनों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर को मालूम है कि मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के लापरवाही से का भाव है स्वर में। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव है। वह नहीं चाहता कि लतिका के प्रति उसकी भावनाओं को आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। ह्यूबर्ट ने उस हंसी के एक ठहाके से उपहासास्पद बना देगा।
क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम के रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलॉसफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस में जंगल से सटकर खड़ा हो गया और जंगले से फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा से गायब हो जाता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित था, डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर के मुखर्जी के पहलू को देखा। उसने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, वो यह बात मुझे में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे ज़िंदगी में बहुत उम्मीदें लगाते थे, उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता। आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट से परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिल नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश ने उसका परिचय वहीं मालूम हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब लतिका से उस मुलाकात के बारे में देखिए मुकालात आ गया मुझसे, मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका। किंतु उस रोज़ कौन जानता था वह वापस नहीं लौटेगा। और बस अब क्या फ़र्क पड़ता है, लेट द डेड डाई। और फिर दोस्तों देखिए थोड़ी सी गर्मी हो रही है। डॉक्टर की सूखी दर्द हंसी में खोखली से शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी, कुमाऊं रेजिमेंट कैप्टन था। डॉक्टर तथा लतिका ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा था। उसे याद आया वह पत्र जो उसे लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसा उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा था। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मारा जाता। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, तुम क्या नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके ने मोमबत्तियाँ एक बार फिर प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। फिर वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं शिकार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल में ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई। केवल चैपल का क्रॉस धुंध में पर्दे एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा था। करीमुद्दीन मिलिट्री से में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई, बड़े दिनों में देखता कैसे दांत कटकटाते। और करीमुद्दीन ने अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना के जाड़े लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर, दोनों तरफ से उसके बाल खिजाब लगाने में कतई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो, वह हमेशा खिंचातान उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लेता जहाँ बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक बार और यह लगातार इतनी बर्फ़ गिरी कि भुआली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ़ थी कि मेम साहब पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़ तनों में लिपट गई थी। बिल्कुल ऐसे ही करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गी सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना शायद है कि उस वक्त अंग्रेज़ बहादुर यहीं थे। कैंटोनमेंट इमारत का कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज़, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ़ करवा दी। उन दिनों
एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे सैड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव में बाहर देखा। आज यह पहली बार नहीं जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही थी जब अंग्रेज बहादुर इस स्थान को स्वर्ग बना रखा है। अब छुट्टियों में इस साल यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ़ या पानी दरारों से टपकता रहा। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, बट साहब तो कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत खराब हो गई। आधी रात वक्त तो मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ़ है या मौसम नहीं रास आ रहा, कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों से टंगे रहे और खिड़की के बाहर बादलों को उमड़ता देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता तब लगता कि वह अपनी मुख निरीह याचना से उसे कोस रहा है, न कि उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती, न उसे व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाल में बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता। बाहर बूंदाबूंदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तह कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई। उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और फिर वह गुमसी हो शीशे में अपना चेहरा तकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियाँ जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों की सूखी लकड़ियाँ मिल जाती। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर गया जाता था, जिसके कारण कपकपाने जाड़े से खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे में सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के ही गर्म रहा करता था। उनके गदोले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर ही साकल देखा भूल गई, जिसे लतिका चोर दरवाजे से रूम में इस्तेमाल करती थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगा। छुट्टियों के सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों के उलझाए रखती थी। बातों में वह जब खोई सी जाती तब करीमुद्दीन लैंप बुझाकर चला जाता था। कभी कभार बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में जिद करके दूसरे कमरे में उसका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए खिड़की के पास खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल मोटी सी धार बराबर लान पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश से सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे। खिड़की से बाहर निकाल दिया हवा झोंके से उसकी आंखें झप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता है। बस कि सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपये देने, जो सामान हॉस्टल की लड़कियों को पीछे छोड़े जा रही है। उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम भी उसे हाथ बटाना पड़ता है। वह इन कामों से उठती नहीं। धीरे धीरे सब निबटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती तो वह बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेरे इससे छुटकारा मिल जाता है। किंतु जब लड़कियां आखिरी बार बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती है, कभी उसमें। वह नहीं जान पाती अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटकता रहता है।
इस सब के बावजूद सब कोई सहज भाव से पूछता है कि मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं, तब वह क्या कहे। डिंग डांग डिंग स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल घंटे बजने लगे थे। लतिका अपना सिर खिड़की से भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डालकर गुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार पंक्तियां में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों को एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुरदुरी आवाज़ें स्कूल चैपल के दरवाजे से टकराहट भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड आर दी मीक, फादर एडमंड एक एक शब्द चबाते हुए खखारते स्वर में सर्मन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिसका प्रकाश आगे बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइन के बेंचें अंधेरे में डूब हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना के मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसुर फुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों को स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। अमीन फादर एडमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हाल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होने का जानबूझकर बेंचों को पीछे ढकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई खिसक गई। हाल के कोनों में हंसी फूट रही थी। मिस वुड का चेहरा तन गया था, माथे भ्रिकुटियाँ चढ़ गई थी। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हाल में उस घूटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक द डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ द लाइट। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और अकुलाहट से भरी जमुहाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रही और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहा। फादर एडमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी सी तो अक्सर वह सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह उठ जाए तो। बच्चे हैं दोस्तों, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट मार्च करते फौजी बूथ चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रही थी। हिंगर नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हाल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों में उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आंखें की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अक्सर उसे कायर के संग पियानो बजाना पड़ता था। रॉबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ही किया करता था। कनखियों से हाल की ओर देखते हुए उनके कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों में ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कायर में गाने की लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा था। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों को लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी दौरा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे पर एक झलक पाने के लिए विफल चेष्टा की। इतने में पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड कैंडली लाइट संगीत के सुन मानो
ऊपर ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अगाध शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल लंबे चौकोर शीशों की झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा से तिरछे लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता। एक क्षण के लिए उसे यह भ्रम हुआ कि चैपल का फीका अंधेरा छोटे से प्रेयर हॉल के चारों ओर कोनों में सिमटता हुआ आसपास गिर गया, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो। और अचानक उसकी दोनों आंखें खोल दी। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियाँ धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना हो। चैपल की छत धीरे दरवाजे डेस्क पर रखा हुआ था। डॉक्टर का सुडौल हाथ और पियानो के सुर का तीत धुंध को भेदते हुए स्वर्ण उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। एक पगली सी स्मृति, उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशे के परे पहाड़ी की सूखी हवा की झुकी हुई वीपिंग विलोज की कांपती टहनियों, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चीर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा था, चौड़े उठे शबल कंधे, अपना सिर वहाँ टिका दो तो जैसे सिमटकर खो जाएगा। चार्ल्स वोयर यह नाम उसने रखा था। वह झेपकर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कहूँगी, वह कभी कभी नहीं आया। मुनुस का लाल फूल लाए हो न झूठे। खाकी कमीज की जिस जेब पर वह चिपके थे उसी में मुनसा हुआ बुरुश का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ? उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा था। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखा? और वह मुड़ी और इसमें पहले की कुछ कह पाती गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी, बिंदी पर उड़ते हुए बाल। गिरीश ने उस बिंदी को अपने हाथों से छुआ और उसके नंगे सिर को अपने हाथों से समेट लिया। लतिका गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ। उसका नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था ना? मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैंने कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा ना? मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, बल्कि वह जो कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियां स्वर पियानो के बूझों में डूबा स्वर गिर रहा था, उठ रहा था। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्नता प्रसार मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। देखो मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था। फिर मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदी, नींद की झपकियाँ लेती। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियों ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने के पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज कार्यक्रम कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होगी। सब लड़कियां दोपहर का लंच होटल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट में बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। वीपिंग बिलोज की भीगी शाखाओं में धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। और कहानी फिर आगे बढ़ती है दोस्तों।
लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा पड़ा था और उनमें से कोई लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बच्चे खुचे क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर ही मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुलझुलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगले पर दोस्तों, जैसे जो जंगल मतलब खिड़की, अपनी छड़ी लटकाकर वह बोली, छुट्टियों के पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा। पिछले 2-3 सालों में मिस लतिका ही रह रही है। और डॉक्टर मुखर्जी फादर का ऊपरी होठ तनी खींच आया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी। फिर फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने छुट्टियां में बर्मा जाना काफ़ी कठिन है। फादर मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कन्वेंट स्कूल का नियम है। कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फ़िलहाल स्कूल में नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं। मिस लतिका बच्ची थोड़े हैं। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं कि फादर एलमंड अपने दिल के दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हस्तप्रद से हो गए। बात टालते हुए, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने से में क्या देर लगती। वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी। फादर, ईश्वर की आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों में क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी। ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उछलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत से सुर रुई छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क में थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने में फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ेगा। दिल धड़कने तेजी हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट के दूसरे नोट में उतारने के लिए प्रयत्न वह अंधेरी खाई पर कर रहा था। आज चैपल में मैंने महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। ह्यूबर्ट ने सोचा, मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी के अंधेरी कोह में निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर रोज पोंछ एक छोटी सी मौत, मानो घने छायादारों वृक्षों की काटती छायाओं में कोई पगडंडी घूम गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों की बची खुची गुंजों की सांसें समर्पित कर जाती हो, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं, इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरों सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर की मृत्यु ऐसी ही आती है। अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले साल कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी से जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने से डॉक्टर कतराता है। शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग के फ्राके और सफ़ेद पेटियां चमक रही है। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका में गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। कैंटोनमेंट
के 3-4 सिपाही लड़कियां को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे थे और कभी कभार लड़की की ओर जरा सा झुककर सीटी भी बजाने लगते थे। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंकर देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट ने दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का गला गोल था। धूप की तपन में पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो धोने पर भी गुलाब के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं ना मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुका भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं? ह्यूबर्ट पूछ रहे हैं मिस लतिका से। चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जाम थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो रही थी। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी पड़ जाती थी, कभी उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई और वह धीरे हाँफता हुआ पीछे आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर मिलिट्री दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया कि छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे उसका मन उब जाता तो वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ से ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी शाखों में रुई गालों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वहीं खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती थी। मिलिट्री के अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर घूम जाती थी, जो मनोरंजन के एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता। वहीं लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। अब बहुत तेज चलती है मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुमला गया था, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। और फिर कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है। कल रात आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आपने कैसे जाना? मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ। ह्यूबर्ट स्वर में हल्की सी खिंच आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करमिंदु ने बातों बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन से पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट ने छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातों एक दूसरे से उल्टी कहते थे। इस बार मुझसे 6-7 बार छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत। ह्यूबर्ट के स्वास्थ्य में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से धमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान में देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था। कहीं लतिका उसके केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया था। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा। स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां दूभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई, मानो पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका आंखें अधमुधी सी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सपना सरक आया। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी भाव घिर आया।
बहुत अरसा पहले मैं दिल्ली गई थी मिस्टर हिबर्ट, तब मैं बहुत छोटी थी। ना जाने कितने बरस बीत गए, हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ है, बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सब पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, उससे सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगते थे। मैंने ऊपर से उन पर मूंगफलियाँ फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। वहाँ का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने में लगे थे। उनकी छायाएँ नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुँचते पहुँचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुंश के धूप में चमक जाते फूल लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर नाच गाना होता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ़ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजाता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है। मिस्टर हिबर्ट, फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे। मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे, वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है। छुट्टियाँ खत्म होने लगती है। सब लोग अपने अपने घरों वापस लौट जाते हैं और मिस्टर हिबर्ट का पता भी नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि हिबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा था। वह सिट पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ़ करना हिबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, हिबर्ट ने धीरे से कहा। चलते चलते रुक गया। लतिका हिबर्ट को भारी स्वर में चौंक गई। क्या बात है मिस्टर हिबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दे। समझ ले कि मैं उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ न सकी। दिभ्रांत सी खड़ी हुई हिबर्ट के पीले उद्वेलित चेहरे को देखती रही। हिबर्ट ने दोस्तों धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया और फिर कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो हिबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर हिबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। दोनों चुपचाप देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मीडोज पगडंडियों पत्तों छावाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई घोंसला दो हरी घाटिया के बीच आ दबा। भीतर घुसते ही पिकनिक की काली आग से सुलझे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मीडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला है जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी सैंडल से जलती हुई दियासलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर सिगार सुलगाकर चिड़ के पत्तों के ढेर के फेंक दी थी। वे नाले से उड़कर कुछ दूर हटकर चिड़ के दो पेड़ों की गुत्थी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी की गांव की ओर जाता था, जहाँ पहाड़ की गोद में शक्कर पारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरिया के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी मिस वुड? अलमस्त नशे की धीरे धीरे फैलती जाती है।
आपने कभी देखी डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्ते की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अक्सर अवसर देखने से बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में मैं शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुप लेटा रहा। वह उसे खाली छोड़ चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने से डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर क्या कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मुद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड, जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितनी वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। और दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे से हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने दिनों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिद्धार्थ का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना तो किसी बड़े शहर की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया तो कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टीका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कभी नहीं जमती तो पीछे ही छूट जाता। मुझे बारे में गलतफहमी नहीं मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात का विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर के उच्च श्रृंखल लापरवाह और सनकी समझती रही, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। न जाने क्यों डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका प्रमाण दिया हो, यह उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसीलिए उसे डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। कहानी आगे बढ़ती है। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सिलाइयाँ निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफ़ी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविचें और हैम बर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्याले की काफ़ी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर काफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। फिर मिस वुड ने झुककर देखा। वह कुहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुंह मुड़ गया था, मानो किसी मजाक करने की पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियां का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता, कभी खींचता चला जाता। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे से गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़ चढ़कर सूखी टहनियाँ तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था। पानी में सिर डुबोता था, फिर उबकर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटता दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। फिर कहानी आगे दोस्तों बढ़ती है। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाज़ें नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती थी। मुख लहरों सी हवा में तिरती, मानो कोई दबे पांव झांककर अदृश्य संकेत कर जाता, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बाय हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था? मैडम, मैं
गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो का सोफा नॉकटर्न बजा रहा था। जूली तुमसे कुछ पूछा था। उससे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों को कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाकर लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली के आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट में की जेब में एक नीला लिफाफा निकालकर जूली को गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के उसका हाथ कांपकर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम, जो हॉस्टल पर पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट से लिफाफे को स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझसे लिफाफा दिखाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली ने इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उत्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का सफ़ेद चेहरा फक पड़ गया। फीका रहेगा दोस्तों, फक लिखा है, सॉरी, यहाँ पे फीका पड़ गया रहेगा। ये जो है फीका पड़ गया, मिसप्रिंट हो गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह लतिका? लतिका ने पूछा। उसने अपने पहले ही भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाह अक्सर उड़ती रहती है और उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी कुछ छोटी हो। जूली के होठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव आया। फिर अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा, कुछ बोलने और उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों को ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभालकर अपने छिपाए रहती है। एक अनिवर्चनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर खुमारी जो अपने को समो लेती है। एक दर्द जो आनंद में उपजा है और पीड़ा देता है। यहीं इसी देवदार के नीचे उसे भी यहीं लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? तब वह आंखें मुदे सोच रही थी कि सोच कहा रही थी, जी रही थी। उस क्षण जो भय के विस्मय बीच भिंचा था, बहका सा पागल क्षण, वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन आज दोपहर तक अतीत दुख स्वप्न मानिंद टूट जाएगा। और फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों को क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट जाता था, तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा वह याद करती है, वहीं भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगी है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत धूप दौड़ से खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज रही थी, कि अभी मिला नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता है जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती है, तब खोई हुई चीज़ याद रहती है, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन को
खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती, बहाना शायद करती उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद करती है किंतु जैसे पुरानी तस्वीर के धुंध भरे शीशे को साफ कर रही है हो। वह वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी नहीं होता। तब उसे अपने ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उसे घाव कुरेदती है जो भरता जा रहा है। खुद ब खुद वह कोशिश बावजूद भरता जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। और देवदार पर खुदे हुए अधमीटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध नीरी भाव से निहार रहे थे। मीडोज के घने सन्नाटों के नाले पार खेलती हुई लड़कियों की आवाज़ें गूंज जाती थी। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तितलियाँ झिंगुर जुगनू मीडोज पर उतरती हुई साँझ की छायों में पता नहीं चलता कौन आवाज़ किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाज़ों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था, अब वे एक स्वर में अविरल धारा में घुल रही थी। घास अपने पैरों को पूछता हुआ कोई रेंग रहा था। झाड़ियों के झुरमुट परों की फड़फड़ाता हुआ झड़ पर ऊपर कोई उड़ जाता था, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं। मिडीज के झरनों के गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरग में झपाटे से ट्रेनें गुजर गई हो और देर उसमें सीटियों की पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक ही चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे को पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरना जाने लगा। मिडोज की चारों ओर बिखरी हुई लकड़ियाँ मिस वुड में इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीब वो गरीब चीज़ें लाई थी जो किसी पक्षी को टूटे पंख को बालों को लगाए हुए थी। किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेंत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने रुमालों से नालों से पकड़ी हुई छोटी छोटी बलिष्ठ भर मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड को छिपाकर वो एक दूसरे से दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मीडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फरलांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटने को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं। और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूखा रहा है और यह चढ़ाई की खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपनी कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में लतिका नहीं है, हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी काफ़ी बची है, शायद आप कुछ मदद कर सकें। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए थे डॉक्टर, कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर सोता रहा। मिस वुड के संग, मेरा मतलब मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूँछों को कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? मिस लतिका ने थर्मस से काफ़ी को मुंह में उड़ेल दिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। कहानी आगे शिफ्ट होती है दोस्तों। और इस दौरान जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मीडोज और मोटर रोड संग चलती हुई चीड़ और बाँस के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्हें चुपचाप अपने सिर नीचे झुका दिए हो। उन्हें पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा। उनके नीचे पहाड़ों का ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टार्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल दिए। मैंने उन्हें मना कर दिया। किस लिए? अंधेरे में पैर के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमाहट अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है ह्यूबर्ट की छाती दर्द मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे अपनी गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने फेफड़े का एक्सरे करा ले। इसमें कम से कम तो कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट के से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी नहीं तक कुछ नहीं कहा।
हूँ। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसीलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा, लतिका अभी सड़क पर अंधेरे में छाया के चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर लतिका स्वर भराया हुआ है, क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टार्च की मध्यम रोशनी लतिका पर दी। उसने देखा लतिका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वो हरा हरा कर पत्ते की सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है, आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ जाता है। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें आंखें उठ गई। पक्षियों का बेड़ा धूमिल आकाश की ओर त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे की ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते हुए लतिका को याद आया, हर साल सर्दी के छुट्टियों पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों बीच के यह पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की, जब ये नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाते हैं। भी प्रतीक्षा कर रहे हैं वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर रॉबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भुतैले स्वर में चीड़ के पत्तों की सरसराहट का अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाहट चौंक गई, अपनी छड़ी पर झुका। डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी जल्दी बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते बिजली चमकने लगी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे, हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसीलिए डिनर बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई। जब लतिका अपने कमरे में गई उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप के गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में रह गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर में पसलियों की तरह चिपटती जा रही थी। अनायास की आंखें नींद में बोझ में झपकने लगी। मैं चला आता ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा, अब वह गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलियों को उतारा और लैंप से शीशों को गर्द पोंछने लगा। लतिका के अधमुंदी आंखें खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं हैं? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों में उतार लिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए हैं? किंतु लतिका आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान, सब परेशानियां प्रश्नों के कुंजी लगा दी। मानो दिन भर आंख मिचौली खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चारदीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज़ उसमें तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खिंचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी बातों का कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर देर तक कच्ची नींद में लैंप का धीमा धीमा शीशी स्वर सुनती। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही है। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता था और फिर सहसा आवाज़ धीमी पड़ जाती। फिर मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के नीचे डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया। उनकी एक बाँह जंगले से लटक
रही थी, नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधों पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका लैंप जरा और नीचे झुका लीजिए ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खींचाएं, कमीज पर कॉलर उल्टा हो गया और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा। इन ए ब्लैक लेन ऑफ सिटी देयर इज गर्ल्स हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट प्लीज़। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छाया डगमगाने लगी। इन ए ब्लैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुना अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खिजसी आई और ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। रॉबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कतराता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे पर वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तरे पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध चुपचाप जूते मुझे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कुहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसे बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर हाथ छुड़वाकर धीरे से ह्यूबर्ट सिर तकिए पर टिका दिए। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों के परते जब कभी इकहरी हो जाती, तब उसे पीछे चांदनी बुझती हुई आग धुएं की आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुँचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वहीं कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ आर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन बादल छाए, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन में झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वहीं जो सब लोग जानते हैं ह्यूबर्ट, जिसे जानना चाहिए था लेकिन नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। हुआ जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उसे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट से सूखा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखी हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होगी तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न हिचकिचाता। इसके बावजूद कौन कहता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुद्ध आया, मतलब रोने टाइप पे, जैसे नहीं गला भर आता है रोते वक्त। क्या मिस लतिका? कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते
हैं तो अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है, जो नहीं मिल पा रहा है शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी ने उसका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग के सटीक खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कुआसा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियाँ, अखबार और रद्दी ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर के चलते हुए उसे ने देखा जूली के कमरे से पास एक पतली रेखाएं दरवाजे से बाहर खींच रही थी। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरों के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों हल्का सा दरवाज़ा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे से दबे पाँव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वह नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबा कर रख दिया। और दोस्तों इस तरह ये कहानी एक जाके मोमेंट पे समाप्त होती है। जूली ये जो लतिका है इसको फिर लास्ट में आभास होता है कि हाँ कहीं ना कहीं जूली भी ठीक है या ये उम्र है। तो दोस्तों इस तरह जाके ये परिंदे कहानी समाप्त होती है। ये एक हॉस्टल की कहानी है जहाँ हर साल बच्चे आते हैं पढ़ने और फिर चले जाते हैं। और ये दोस्तों आप लोग बहुत धन्यवाद जो अभी तक इतने देर तक हमारे साथ कहानी में बने रहें। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। इस कहानी से संबंधित कुछ हम लोग महत्वपूर्ण नोट्स बनाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। और कहानी दोस्तों हम लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा ये कहानी हम लोग की लास्ट थी। आज के बाद कहानी नहीं पढ़नी है सिलेबस में। तो कहानी का पूरा दोस्तों हमने पिछले क्लास में पूरा पढ़ा दिया है, पूरी कहानियाँ। तो आप लोग वहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।